In this one, we are covering chapter number 18 of CA Final IDT, that is inspection, search, seizure and arrest. So basically ये जो chapter है वो carry करता है around 0 to 5 marks for our September 2025 pattern. Inspection, search, seizure and arrest. तो ये assessment audit और search seizure छोटे छोटे chapters है. आया तो 4-5 marks का आता है, नहीं आया तो वो दैट इज नॉट इन अवर हैंड. एज पर इंस्टीट्यूट वेटेज ये 4 से 5 मार्क्स का आ सकता है दोनों मिला के. 17 और 18 चैप्टर. Inspection, search, seizure and arrest. The section number referred to in this chapter pertain to the CGST Act unless otherwise specified. For example, the illustration, question, answer as the case may be given in the chapter based on the position of GST law existing as on 31st October 2024. Now, what is the learning outcome? After studying this chapter, we all students will be able to understand and explain that what is basically the meaning of inspection का क्या मतलब है, search का क्या मतलब है, seizure का क्या मतलब है, summon का क्या मतलब है. तो after studying this chapter को पढ़ने के बाद we all student को हमें समझ आ जाएगा कि meaning क्या है, कि inspection क्या है, search क्या है, seizure क्या है and summon क्या है. एक्सप्लेन, तो ये सारा हमें पता चल जाएगा. उसके बाद अंडरस्टैंड एंड डिस्क्राइब. उसके बाद हम क्या करेंगे, हम अंडरस्टैंड करेंगे और हम डिस्क्राइब करने के हम अंडरस्टैंड हम समझेंगे, डिस्क्राइब करेंगे कि लेजिस्लेटिव पावर क्या है टू अरेस्ट, व्हाट आर बेसिकली कि लेजिस्लेटिव पावर क्या है टू अरेस्ट, आइडेंटिफाई एंड अप्रिशिएट द राइट्स एंड ड्यूटी ऑफ पर्सन अगेंस्ट सच एक्शंस. हम आइडेंटिफाई करेंगे, हम अप्रिशिएट करेंगे कि राइट्स क्या है, ड्यूटीज क्या है ऑफ अ पर्सन अगेंस्ट सच एक्शंस. वी विल गेन नॉलेज. हमें नॉलेज होगा किन चीजों के बारे में, नॉलेज गेन करेंगे अबाउट द प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट टू बी कंप्लाई इन दिस रिगार्ड. तो इंट्रोडक्शन में हमें ये तो पता चल गया कि हमें बेसिकली चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है. इंस्पेक्शन, सर्च, सीजर, समन, ये सारी चीजें पढ़नी है. उसके बाद हम अंडरस्टैंड करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे लेजिस्लेटिव पावर क्या है टू अरेस्ट, आइडेंटिफाई एंड अप्रिशिएट करेंगे द राइट एंड ड्यूटी ऑफ अ पर्सन अगेंस्ट सच एक्शंस. We will gain knowledge pertaining to the procedural requirement which is to be complied in this regard. Introduction. What is the need for inspection, search, seizure and arrest? तो आइडियली हमें क्या नीड है, मतलब हमें नीड ही क्यों है इंस्पेक्शन, सर्च, सीजर एंड अरेस्ट के लिए. तो आइडियली हमें क्यों नीड है, मतलब व्हाई देयर इज अ नीड फॉर इंस्पेक्शन, सर्च, सीजर एंड अरेस्ट के लिए. The provision related to inspection, search, seizure and arrest are provided in the tax laws in order to protect the interest of genuine taxpayers, as the tax evaders, by evading the tax, get the unfair advantage over the genuine taxpayer. तो बेसिकली हम क्या बोल रहे हैं, जो प्रोविजन इंस्पेक्शन की, सर्च, सीजर, अरेस्ट, ये प्रोवाइड किया जाता है बाय लॉ इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ जेन्युइन, जो जेन्युइनली टैक्स पे करते हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए. क्योंकि जो टैक्स इवेडर्स होते हैं, इवेड करते हैं टैक्स को अनफेयर एडवांटेज से ओवर द जेन्युइन टैक्स पेयर्स. दिस प्रोविजन आर आल्सो रिक्वायर्ड टू सेफगार्ड द गवर्नमेंट लेजिटिमेट ड्यूज, ताकि जो गवर्नमेंट के लेजिटिमेट ड्यूज है उनका प्रोटेक्शन कर पाए. Whereas this provision act as a deterrent and by checking evasion provide a level playing fields of all genuine taxpayers. तो genuine taxpayers को कोई harm ना हो, इस वजह से ये सारे provisions है और government के लिए भी. And it may be mentioned that the option of inspection, search, seizure and arrest are exercised only in exceptional circumstances and as a last resort to protect the government के revenue को protection के लिए as a last resort. Chapter, that is the chapter 14, inspection, search, seizure, arrest.
इंस्पेक्शन सर्च सीजर, इसके अंदर कौन कौन से सेक्शन आएंगे? हमें पता है, हमें सेक्शन इससे पहले वाला जो चैप्टर था दैट इज हमने सेक्शन 59 से 59 से 66 सारे प्रोविजन पढ़ लिए हैं। 59 से 66 अब इस चैप्टर में आ जाता है सेक्शन 67 से 71, ये वाले चैप्टर कवर करेंगे। चैप्टर 40 ये जो भी है इंस्पेक्शन सर्च सीजर। अब यहाँ पे जो हम सेक्शन पढ़ने वाले हैं वो कौन से होने वाले हैं? इंस्पेक्शन सर्च सीजर एंड अरेस्ट, that will be section 67 to 71 of the CGST Act stipulate the provision relating to inspection, search, seizure and arrest. State GST law also prescribe the identical provision in relation to inspection, search, seizure and arrest. Provision of inspection, search, seizure and arrest under the CGST Act have also been made applicable to IGST Act wide section 20 of the IGST Act. पावर ऑफ इंस्पेक्शन, सर्च एंड सीजर 67 में पावर दी है। किस लिए पावर दी है? सेक्शन नंबर 67 में पावर दी है इंस्पेक्शन की, सर्च की, सीजर की। सेक्शन 67 में इंस्पेक्शन, द पावर ऑफ इंस्पेक्शन, जो पावर है इंस्पेक्शन की, दैट एनेबल्स द ऑफिसर। जब हम इंस्पेक्शन की बात करते हैं, इंस्पेक्शन का क्या मतलब होता है? एनेबल ऑफिसर टू एक्सेस एनी प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ अ टैक्सेबल पर्सन, की वो एक्सेस कर सकता है कोई भी जो प्लेस ऑफ बिजनेस है टैक्सेबल पर्सन की, एंड ऑल्सो एनी प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ अ पर्सन इंगेज इन ट्रांसपोर्टिंग गुड्स और हु इज एन ऑनर और ऑपरेटर ऑफ अ वेयरहाउस और गोडाउन। तो यहाँ पे वो एक्सेस कर सकता है जो भी टैक्सेबल पर्सन है, अगर वो इंगेज है ट्रांसपोर्टिंग गुड्स और जहाँ पे वो ऑनर है, ऑपरेटर है वेयरहाउस और गोडाउन के लिए। एज पर सेक्शन 67 क्या बोलता है? इंस्पेक्शन कैन बी कैरिड आउट बाय अ प्रॉपर ऑफिसर ओनली। इंस्पेक्शन कौन करेगा? पीओ ही करेगा। ओनली अपॉन अ रिटन ऑथराइजेशन गिवन बाय एन ऑफिसर ऑफ अ रैंक ऑफ जॉइंट कमिश्नर और अबव। बट किसकी ऑथराइजेशन? रिटन ऑथराइजेशन होनी चाहिए। किसकी रिटन ऑथराइजेशन होनी चाहिए? ऑफ जेसी की रिटन ऑथराइजेशन होनी चाहिए, या फिर उससे अबाउ रैंक की ऑथराइजेशन होने के बाद ही इंस्पेक्शन हो सकता है। फिर टैक्सेबल पर्सन के प्लेस पे वो गोडाउन वगैरह जो भी वो केसेस थे। सर्कमस्टेंसेस फॉर कैरिंग आउट इंस्पेक्शन, कौन सी ऐसी सर्कमस्टेंसेस है जिस केसेस में इंस्पेक्शन हो सकता है? एन इंस्पेक्शन कैन बी कैरिड आउट ओनली आफ्टर अ जॉइंट कमिश्नर या फिर ऑफिसर। एक इंस्पेक्शन सिर्फ और सिर्फ तभी हो सकता है, पीओ तभी इंस्पेक्शन कर सकता है जब उसे रिटन ऑथराइजेशन मिल जाए जेसी या उससे अबाउ रैंक के द्वारा। उसे जब रिटन ऑथराइजेशन मिल जाए तभी पीओ जो है क्या कर सकता है? इंस्पेक्शन कर सकता है। सच ऑथराइजेशन कैन बी गिवन बाय जेसी, जेसी जो है ऑथराइजेशन दे देगा या जो भी उससे हायर ऑफिसर रैंक में है वो तभी देगा ओनली हैज द रीजन टू बिलीव, जब उसे लगता है कि टैक्सेबल पर्सन हैज डन वन ऑफ द फॉलोइंग, की उसने जो है ऐसा कुछ किया है, तभी उसको ऑथराइजेशन मिल जाएगा। टैक्सेबल पर्सन ने अगर ऐसा कुछ किया है तभी मतलब इंस्पेक्शन करने का मौका दिया जाएगा। जब उसने सप्रेस किया है, छुपाया कोई ट्रांजेक्शन ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस, जब उसने छुपाया है सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस, जब उसने क्या किया है? सप्रेस करने की कोशिश की एनी ट्रांजेक्शन, जब उसने गुड्स का सप्लाई किया, सर्विस का सप्लाई किया, बट वो उसे जो टैक्सेबल पर्सन है अगर उसे छुपाने की कोशिश कर रहा है तो फिर इंस्पेक्शन का जो उसे रिटन ऑथराइजेशन में मिल जाएगा जेसी और उसे अबाउ रैंकिंग में। जब उसने सप्रेस किया स्टॉक ऑफ गुड्स इन हैंड, जो भी उसके पास स्टॉक ऑफ गुड्स इन हैंड है अगर उसने उसे छुपाने की कोशिश की है, अगर जो सप्रेस किया स्टॉक ऑफ गुड्स एंड सर्विस, जो भी स्टॉक ऑफ गुड्स और स्टॉक ऑफ गुड्स जो है उसके हैंड में, अगर उसने उसे छुपाने की कोशिश की है तभी ऐसा किया जाएगा। अगर उसने सप्रेस करने की कोशिश की है, अगर उसने सप्रेस करने की कोशिश की है स्टॉक ऑफ गुड्स इन हैंड, अगर उसने छुपाने की कोशिश की है, अगर उसने छुपाने की कोशिश की है, किसको छुपाने की कोशिश की है? अगर उसने छुपाने की कोशिश की है टैक्सेबल जो भी, अगर उसने छुपाने की कोशिश की है कि जो भी ट्रांजैक्शन है, अगर उसने सप्रेस करने की कोशिश की कोई भी ट्रांजैक्शन जो कि रिलेटेड है विद द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस से, या फिर उसने सप्रेस करने की कोशिश की किन चीजों को, जो भी उसके पास स्टॉक है हेल्ड इन
जो भी स्टॉक का गुड्स है, जो भी स्टॉक ऑफ गुड्स इन हैंड, जो भी उसके पास स्टॉक है ऑफ गुड्स इन हैंड, अगर उसने उसको छुपाने की कोशिश की है, अगर उसने सप्रेस करने की कोशिश की कोई भी ट्रांजैक्शन ऑफ गुड्स और सर्विस, या फिर उसने सप्रेस करने की कोशिश की कोई भी स्टॉक इन हैंड, या फिर उसने क्लेम किया है आईटीसी इन एक्सेस ऑफ हिज एंटाइटलमेंट, अगर उसने क्लेम किया है आईटीसी जितना बनता है उससे ज्यादा एंटाइटल करने की कोशिश की है, जितना आईटीसी बनता है उससे ज्यादा एंटाइटल करने की कोशिश की है, जितना आईटीसी बनता है, जितना आईटीसी बनता है अगर उससे ज्यादा क्लेम करने की कोशिश की है, जितना आईटीसी बनता है अगर उससे ज्यादा क्लेम करने की कोशिश की है, जितना भी उसका आईटीसी बनता है, जितना भी उसका आईटीसी बनता है अगर उससे ज्यादा क्लेम करने की कोशिश की है, जितना भी आईटीसी बनता है अगर उससे ज्यादा क्लेम करने की कोशिश की है, जितना भी आईटीसी बनता है अगर उससे ज्यादा क्लेम करने की कोशिश की है, तो पीओ जो जो तो वो जो जेसी और उससे अबाउ रैंक का है तो उसे वो बोल सकता है कि हाँ तुम ये कर सकते हो। अगर उसने क्या किया है, अगर उसने कुछ छुपाने की कोशिश की, कोई भी ट्रांजेक्शन ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस, अगर उसने छुपाने की कोशिश की, सप्रेस स्टॉक ऑफ गुड्स इन हैंड, अगर उसने क्लेम किया है आईटीसी इन एक्सेस ऑफ जितना उसका बनता था उससे ज्यादा आईटीसी क्लेम करने की कोशिश की है, कॉन्ट्रावीन एनी प्रोविजन ऑफ द एक्ट टू वेट टैक्स, अगर उसने कॉन्ट्रावीन किया है एनी प्रोविजन ऑफ द एक्ट, अगर उसने कॉन्ट्रावीन करने की कोशिश की है, अगर उसने जो प्रोविजन है उसे कॉन्ट्रावीन करने की कोशिश की ऑफ एनी ऑफ द एक्ट टू इवेट, ताकि वो टैक्स की बचत कर पाए, तो ऐसा हो जाता है। एनी पर्सन एंगेज इन ट्रांसपोर्टिंग ऑफ गुड्स और ऑनर ऑफ ऑपरेटर ऑफ अ वेयरहाउस और अ गोडाउन और एनी अदर प्लेस has kept goods which have escaped payment of tax or has kept his accounts of goods in a manner that is likely to cause evasion of tax, अगर कोई पर्सन जैसे कि वो ट्रांसपोर्ट करता है गुड्स का, या फिर वो ओनर है ऑपरेटर है किसी वेयर हाउस का, अगर वो मतलब कोई पर्सन जो है वो ट्रांसपोर्टिंग ऑफ गुड्स में एंगेज है, या फिर वो वेयर हाउस और गोडाउन का ओनर है और वो छुपाने की कोशिश करता है गुड्स विच हैव एस्केप, जहां से पेमेंट ऑफ टैक्स का और उसे छुपाया जा सकता है, escaped his account of goods in a manner that is likely to cause, जिससे और ज्यादा हम इवेट कर सकते हैं टैक्स को, तो भी जो जेसी या उससे अबाउ रैंक वो रिटर्न में ऑथराइजेशन दे सकता है पीओ को, इन केसेस में जब उसके पास रिटर्न टू बिलीव है, रीजन टू बिलीव है कि उसने सप्रेस करने की कोशिश की कोई भी ट्रांजेक्शन ऑफ गुड्स और सर्विस, सप्रेस करने की कोशिश की स्टॉक ऑफ गुड्स है, गुड्स जो भी उसके पास है, आईटीसी जो है वो क्लेम करने की कोशिश की है एक्सेस में, या कोई भी प्रोविजन को कॉन्ट्रावीन किया है, या किसी भी प्रोविजन को कॉन्ट्रावीन करने की कोशिश की है, या किसी भी प्रोविजन को कॉन्ट्रावीन करने की कोशिश की है ताकि टैक्स का इवेजन हो जाए, तब ऐसा हो जा सकता है। रीजन टू बिलीव मीन्स हैविंग नॉलेज ऑफ द फैक्ट विच although not amount to direct knowledge would cause a reasonable person knowing the same facts to reasonably conclude the same thing. As per section 26 of the IPC 1860, a person is said to have reason to believe a thing if he has sufficient cause to believe that the thing but not otherwise. Reason to believe contemplates an objective determination based on intelligent care and evaluation as a distinguished from a purely subjective consideration. Reason to believe is more than mere suspicion but less than evidence in position about the violation of law. It has to be and must be that of honest and reasonable person based on relevant material and the circumstances, either pursuant to an inspection or otherwise, if it is felt that any goods which are liable for confiscation discussed below under the act or any document, अब यहाँ हम अब बात कर रहे हैं about the what will be the meaning of search, either pursuant to an inspection or otherwise, if it is felt that any goods which are liable for confiscation under the act or any document or books or things are secretly stored are found, or any document or books accounts are found which may be useful for the department in proceeding for the demand of tax, the department could search, seize such goods, document and books. Any law, any tax law should provide powers to the enforcing officers to check the evasion of tax. As per the dictionary meaning and as noted in different judicial pronouncement, the term search in simple language denotes an action of a government machinery to go, look through or examine carefully a place, area, person, object in order to find something concealed for the purpose of discovering evidence of a crime. The search of a person or a vehicle or premise, etc., can only be done under the proper and valid authority of law. So what will be the meaning of search?
सर्च का क्या मतलब होगा बेसिकली, either pursuant to an inspection or otherwise, if it is felt that any goods which are liable है confiscation के लिए under the act, or any documents, books, things that are secretly stored are found, or any document, books or accounts are found which may be useful for the department in the proceeding for demand of tax. The demand which search, seize such goods, documents and books. Any tax law should provide करेगा powers to the enforcing officers to check the evasion of tax as per the dictionary meaning and as noted in different judicial pronouncement. The term search in a simple language denote an action of a government machinery to go, look through or examine carefully a place, person, area, object in order to find something concealed or for the purpose of discovering evidence of a crime. The search of a person or vehicle or premises, etc., can be done under proper and valid authority of the law. As per section 67, section number 67 के इस बारे में बात करता है. Section number 67, that is a search, seizure can be carried out by a GC जो है उसे carried out कर सकता है और an officer जो कि higher हो in a rank में by an officer authorized by such a person which is not below the rank of JC जो कि JC से below rank नहीं होना चाहिए, only if has a reason to believe that any goods liable to confiscation or any document, books or things which in his opinion shall be useful for or relevant to any proceeding under the act are secreted in any place. The term seizure has not been specifically defined in the GST law. In the law lexicon dictionary, सीजर इज डिफाइंड एज द एक्ट ऑफ टेकिंग फिजिकल कस्टडी. अब हम सीजर तक पहुंच गए, हमने इंस्पेक्शन से शुरू किया था, इंस्पेक्शन फिर सर्च क्या है एंड अब सीजर क्या है. अगर आपको यहाँ इस पैराग्राफ में जो हम सेक्शन 67 पढ़ रहे हैं वो बेसिकली क्या पढ़ रहे हैं, पावर ऑफ इंस्पेक्शन, सर्च एंड सीजर. तो पहले हमने इंस्पेक्शन के बारे में रीड किया, फिर हमने सर्च के बारे में रीड किया. सर्च मतलब क्या है कि either pursuant to an inspection or otherwise it is felt that any goods which are liable for confiscation. कन्फिस्केशन का क्या मतलब है वो नीचे डिस्कस किया है. अंडर द एक्ट और एनी डॉक्यूमेंट और बुक्स और थिंग्स आर सीक्रेटली मतलब छुपाने की कोशिश करें और फाउंड और एनी डॉक्यूमेंट और बुक्स और अकाउंट और फाउंड विच में भी यूजफुल फॉर द डिपार्टमेंट इन प्रोसीडिंग, जो कि यूजफुल होगा डिपार्टमेंट के लिए प्रोसीड करने के लिए फॉर द डिमांड ऑफ टैक्स. द डिपार्टमेंट कुड सर्च सीज सच गुड्स, डॉक्यूमेंट एंड बुक्स. Any tax law should provide powers to the enforcing officer to check the evasion of tax. As per the dictionary meaning and as noted in different judicial pronouncement, the term search in simple language denotes an action of a government machinery to go, look through and examine carefully. आप देखिए carefully examine कीजिए place, किसी भी place को, किसी area को, person को, object को, in order to find something जो छुपाया गया है or for the purpose discovering evidence of a crime. The search of a person or vehicle or premises etc. can only be done under the proper and valid authority of law. Section 67, सर्च एंड सीजर कैन बी कैरिड आउट होगा मतलब कौन करेगा, बाय जॉइंट कमिश्नर और एन ऑफिसर जो कि हायर रैंक में होगा, बाय एन ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय सच अ पर्सन नॉट बिलो द रैंक ऑफ जेसी, ओनली इफ हैज अ रीजन टू बिलीव दैट goods liable to confiscation or any document, books or things which in his opinion shall be useful for or relevant to any proceeding under this act and secreted in any place. The term seizure has not been specifically defined in the GST law. In a law lexicon dictionary, seizure is defined as an act of taking physical custody, action of or constructive of property by an officer under legal process. It is implies generally क्या implies होता है, taking custody forcibly contrary to the wishes of the owner of the property or who has a lawful possession and who was unwilling to be part of the possession. Not only inputs and capital goods may be seized, but all offending property, movable and immovable, books and records, computer and database, and everything that adds and assists in proceedings under the Act and in protection of government revenue, including furthering investigation, may be seized. The person from whom documents and books of account are seized shall have the right to take copies of such a document and books of account, subject to the approval of the proper officer. Then हम बात तो हमारे पास सेक्शन 67 में बेसिकली हमारे पास क्या डिस्कस कर रहे थे हम, पावर ऑफ इंस्पेक्शन, सर्च, सीजर. सीजर में ये सारी चीजें आ गई. अब कन्फिस्केशन ऑफ गुड्स,
ऊपर ऐसा लिखा था कि विल बी डिस्कस इट बिलो, तो अब कॉन्फिस्केशन ऑफ गुड्स को और ज्यादा एग्जॉस्टिव तरीके से यहाँ डिस्कस किया है। कॉन्फिस्केशन ऑफ गुड्स क्या होता है? एज पर सेक्शन 130, गुड्स बिकम लायबल टू कॉन्फिस्केशन व्हेन एनी पर्सन डज द फॉलोइंग। कॉन्फिस्केशन कब होता है? जब कोई पर्सन ये सारी चीजें करे, ये सारी यानी कि supplies or receive any goods in contravention of any of the provision of this act and rules made therein with an intent to evade the payment of tax को छुपाने की कोशिश करे, does not account for any goods on which he is liable to pay tax under the act, वो काउंट नहीं करे for any goods on which वो जहाँ liable है to pay tax under the act, supply any goods liable to tax under this act without having applied the registration। उसके बाद contravene करे कोई भी provision of the CGST Act or rules made thereunder with an intent to evade payment of tax, uses any convenience as a means of transport for carriage of goods in contravention of the provision of this Act and the rules made thereunder, unless the owner of the convenience proves that it was so used without the knowledge of connivance of the owner himself, his agent, or if any of the person in charge of the convenience। तो confiscation का मतलब क्या है कि आप सप्लाई कर रहे हो या फिर आपको रिसीव हो रहा है कोई भी गुड्स इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, इस एक्ट को कॉन्ट्रावीन करके देयर अंडर विद एन इंटेंट टू इवेट, आप क्या कर रहे हो? बेसिकली आप इवेट कर रहे हो द पेमेंट ऑफ टैक्स को छुपाने की कोशिश कर रहे हो, गलत तरीके से इवेजन करने की कोशिश कर रहे हो, does not account for any goods on which he is liable to pay tax under the act। आप अकाउंट ही नहीं कर रहे फॉर गुड्स ऑन विच ही जहाँ पे उसकी लाइबिलिटी बनती है टैक्स का पेमेंट करने के लिए, आप उसे अकाउंट ही करने की कोशिश नहीं कर रहे। एक तो आप छुपाने की कोशिश कर रहे, इवेजन कर रहे हो पेमेंट ऑफ टैक्स का, जो भी आपको सप्लाई रिसीव हुई है, सप्लाईज और जो भी रिसीव हुआ गुड्स इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ प्रोविजन एक्ट को कॉन्ट्रावीन कर रहे हो और विद द इंटेंट टू इवेट कर रहे हो पेमेंट ऑफ टैक्स, आप अकाउंट नहीं कर रहे हो, अकाउंट ही नहीं करे गुड्स का ताकि आपको पेमेंट ना करना पड़े। सप्लाई एनी गुड्स लाइबल टू टैक्स अंडर दिस एक्ट विदाउट हैविंग अप्लाइड फॉर द रजिस्ट्रेशन, आप सप्लाई कर रहे हो कोई भी गुड्स जो भी लाइबल है टू टैक्स अंडर दिस एक्ट विदाउट हैविंग अप्लाइड फॉर द रजिस्ट्रेशन। कॉन्ट्रावीन कर रहे हो कोई भी जो प्रोविजन है सीजीएसटी एक्ट और रूल्स मेड देयर अंडर विद एन इंटेंट, आप इवेट करने की कोशिश कर रहे हो पेमेंट ऑफ टैक्स का, uses any convenience as a means of transport for carriage of goods in contravention of provision of this act or the rules made thereunder, unless the owner of the convenience proves that it was so used without the knowledge or the connivance of the owner himself, his agent if any, and the person in charge of the convenience। Power of officer during search, अब क्या ऑफिसर को पावर दी जाएगी during the search? An officer carrying out the search has a power to search for and seize the goods which are liable to confiscation and document books things relevant for any proceeding under the act from the premises search. However, if it is not practicable to seize any such goods, then the same may be detained. That is, he may order the owner or the custodian to not remove or part with the goods except with the permission of officer. The person from whom these are seized shall be entitled to take copies, extract of seized records in the presence of any authorized officer at a place and a time indicated by the proper officer. Taking copies, extract may be denied where in the opinion of officer making such copies or taking such extract may prejudicially affect the investigation. During search, the officer has a power to break open the doors of the premises authorized to be searched. If access to the same is denied कर दिया जाता है तो you can do the same। मतलब अगर दरवाजे को खोलने नहीं दिया जा रहा है तो तोड़ दिया जाएगा। Similarly, while carrying out search within the premises, he can break open any almirah or box if access to such almirah or box is denied. In such any goods accounts registered or document are suspected to be concealed. He can also seal the premises if access is denied to it. The seized document books things shall be written only till the time the same are required for examination, inquiry, proceedings, and if these are not relied on for the case, then the same shall be written within 30 days from the issuance of show cause notice. Now, what will be the manner of release of confiscated goods document? Provisional basis. The seized goods shall be released on a provisional basis on execution of bond and furnishing of prescribed amount of security on a payment of applicable tax, interest, penalty, etc. Actual return of goods. In case of seizure of goods, a notice has to be issued within 6 months. If no notice is issued within a period of 6 months, then all such goods shall be written. However, this period of 6 months can be extended by the proper officer for another 6 months on a sufficient cause. Then आता है हमारा disposal of goods.
The government may, having regard to the perishable or hazardous nature of any goods, depreciation in value of goods with the passage of time, constraint of storage space for the goods or any other relevant consideration, notify the goods which shall be disposed by the proper officer in the prescribed manner. If during a search such a specified goods have been seized, the proper officer shall prepare an inventory of such a goods in a prescribed manner. Now, what will be the procedure for conducting search? Procedure क्या होगी search को करने की? To ensure that the provision for search and seizure are implemented in a proper and transparent manner. The Act stipulates that the search and seizure shall be carried out in accordance with the provision of Criminal Procedure Code 1973. Section 100 of Code of Criminal Procedure describes the procedure for search. What will be the basic requirement to be observed during the search operations? The following principles should be observed during search. No search of premises should be carried out without a valid search warrant issued by the. What are the basic requirements which is to be observed while during the search operation? जब आप search करते हो तो आपके पास basic requirements क्या होनी चाहिए to be observed during the search operation? The following principles should be observed during the search. Following principle को आपको observe करना पड़ेगा. No search of premises. No search of premises should be carried out without a valid search warrant issued by the proper officer. आपके पास एक valid search warrant जरूर होना चाहिए. आपके पास क्या होना चाहिए? एक वैलिड सर्च वारंट इशू होना चाहिए बाय द प्रॉपर ऑफिसर. आपके पास क्या होना चाहिए? एक वैलिड सर्च वारंट होना चाहिए विच इज इशू बाय द प्रॉपर ऑफिसर. देयर शुड इनवेरिएबली बी अ लेडी ऑफिसर होनी चाहिए आपके साथ accompanying the search team to the residence. जब आप किसी के घर जा रहे हो तो आपको एक लेडी ऑफिसर को अपने साथ लाना जरूरी है. एक लेडी ऑफिसर तो होना मैंडेटरी है. आप ऐसे किसी के घर पे नहीं जा सकते हैं. You should have accompanying a lady officer with you. उसके बाद no search of premises should be carried out without a valid search. Obviously कोई आपको ऐसे घर में किसी के घुसने नहीं देगा. You should have a valid search warrant होना चाहिए. Then moving further, that is the officer before starting the search should disclose their identity by showing their identity card to the person in charge of the premises. जो भी उस premises का person in charge है, आप अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाओगे. सर्च वारंट दिखाओगे, एक लेडी ऑफिसर होनी चाहिए. उसके बाद आप अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाओगे. तो ऑफिसर आपके पास सर्च का वारंट होना चाहिए. उसके बाद आपके पास खुद के आइडेंटिटी कार्ड की आप कौन हो ये भी बताना जरूरी है. तो ऑफिसर बिफोर, तो ये क्या है बेसिकली? व्हाट आर द बेसिक रिक्वायरमेंट टू बी ऑब्जर्व ड्यूरिंग सर्च ऑपरेशन? तो बेसिक रिक्वायरमेंट ये आ जाती है. The officer before starting the search should disclose their identity by showing their identity card to the person in charge to the premises. तो आपको क्या करना होगा? आपको अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाना जरूरी हो जाता है. The search warrant should be executed before the start of a search. पहले आप अपना search warrant दिखाइए, showing the same to the person in charge of the premises, and his signature should be taken on the body of the search warrant in a token of having seen the same. सर्च वारंट दिखाइए और जो पर्सन इन चार्ज ऑफ द प्रीमाइसेस उसके सिग्नेचर भी आपको कराने होंगे ऑन दी सर्च वारंट. ऑन दी सर्च वारंट पे आपको सिग्नेचर कराने पड़ेंगे. शुड बी टेकन ऑन द बॉडी ऑफ द सर्च वारंट इन अ टोकन ऑफ अ वेविंग सीन having seen the same. The signature of at least 2 witness. उसके बाद आपको 2. तो if you have watched the अजय देवगन movie of Raid, तो यू कैन कनेक्ट द थिंग्स की सिग्नेचर चाहिए होते हैं 2 विटनेस के भी साथ हमें सिग्नेचर भी चाहिए. शुड ऑल्सो बी टेकन ऑन द बॉडी ऑफ द सर्च वारंट. सर्च वारंट पर जो पर्सन इन चार्ज है प्रीमाइसेस का उसका सिग्नेचर, उसके अलावा 2 विटनेस के सिग्नेचर. द सर्च शुड बी मेड इन द प्रेजेंस ऑफ एट लीस्ट 2 इंडिपेंडेंट विटनेस फ्रॉम द लोकेलिटी. तो जो 2 इंडिपेंडेंट विटनेस चाहिए होंगे जो कि उसी लोकेलिटी से बिलोंग करते होंगे. If no such inhabitants are available willing, then inhabitants of any other अगर उस locality में नहीं है तो दूसरी locality के पकड़ के लेके आओ. Should be asked to be witness to the search. The witness should be brief about the purpose of the search. और उसको आपको बताना होगा कि क्यों उनके premise पे search की जा रही. Witness को भी आपको बताना ही पड़ेगा. कोई अपने साइन ऐसे easily नहीं करता है. Before the start of search proceeding, the team of officer conducting the search and the accompanying witness should offer for their personal search to the person. अब जब वो सर्च स्टार्ट करने वाले, बिफोर द स्टार्ट ऑफ अ सर्च प्रोसीडिंग, द टीम ऑफ ऑफिसर जो कि ये सर्च करने वाली है एंड द accompanying witnesses should offer for their personal search to the person in charge of the premises. तो पहले जो ऑफिसर आए उनकी भी तलाशी ली जाएगी, उनको चेक किया जाएगा बिफोर बिंग जब वो सर्च शुरू करेंगे. सिमिलरली आफ्टर द कंप्लीशन और जैसे ही सर्च होगी, ऑल द ऑफिसर एंड विटनेस शुड अगेंस्ट ऑफर देमसेल्फ फॉर देयर पर्सनल सर्च. तो वो उन्हें खुद से ऑफर करना पड़ेगा कि उनकी पर्सनल सर्च की जाए. उसके बाद अ पंचनामा एंड अ महाजर. एक पंचनामा एंड द महाजर
पंचनामा और मजर जो भी है ये महाजर of the proceeding of the search should necessarily be prepared on the spot. On the spot एक पंचनामा of the proceeding of search should be necessarily prepared की जाए. A list of all goods, जो भी goods, documents, recovers and seized, retained should be prepared and annexed to the पंचनामा मजर जो भी सीज किया जा रहा है, जो भी डिटेन किया जा रहा है. The Panchnama Mahazar and the list of goods, documents seized, retained should be invariably be signed by the witness and in charge officer, owner of the premises before whom the search is conducted. Again उस पर भी signature कराएंगे, search warrant पे भी signature कराएंगे. Authorized for conducting the search. After the search is over, the search warrant duly executed should be written in original to the issuing officer with a report regarding the outcome of the search. The name of the officer who participate in the search may also be written on the reverse of the search warrant. जो participate कर रहा है उन सबके नाम होने चाहिए. तो name of the officer जो भी participate कर रहा है in the search उनके name होने चाहिए. The issuing authority of search warrant should be maintain a register. जो भी issuing authority है search warrant वो maintain करेगी register of records of search warrant issue and written and use search warrant should be kept in records. A copy of Panchnama Mazhar along with its annexer should be given to the person in charge owner of the premises being searched under the acknowledgement. Search warrant and its content. The written authority to conduct a search is generally called search warrant. जो written authority होती है to conduct a search, जो कि सर्च कंडक्ट कराती है, जनरली कॉल्ड सर्च वारंट. सर्च वारंट एंड इट्स कंटेंट. तो बेसिकली सर्च वारंट एंड उसके कंटेंट में क्या होता है. तो जो रिटन अथॉरिटी होती है टू कंडक्ट अ सर्च इज जनरली कॉल्ड सर्च वारंट. द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू इशू सर्च वारंट इन एन ऑफिसर ऑफ द रैंक ऑफ जॉइंट कमिश्नर ऑफ अबाउट, जो कि ऑफिसर होगा ऑफ द रैंक जॉइंट कमिश्नर या फिर उससे ऊपर का. A search warrant must indicate the existence of a reasonable belief leading to the search. Search warrant should contain the following details: the violation under the act, the premise to be searched, the name and designation of a person authorized for search, the name of the issuing officer with full designation along with his round seal. तो हम क्या बोलते हैं, सर्च वारंट शुड कंटेन द फॉलोइंग डिटेल्स होनी चाहिए. वायलेशन, क्या वायलेशन हुआ है अंडर द एक्ट, प्रीमाइसेस, कौन से प्रीमाइसेस को सर्च करना है, नेम एंड डेजिग्नेशन क्या है, पर्सन ऑथराइज्ड फॉर सर्च, name of the issuing officer with full designation along with his round seal, date and place क्या issue, serial number क्या search warrant, period of validity का day or 2 days etc. What will be the safeguard provided for in respect of search or seizure? क्या safeguard आपको provide किए जाएंगे? Certain safeguard are provided in section 67 of the CGST Act in respect of a power of a search or seizure. These are as follows. क्या क्या safeguard provide किए जाएंगे? तो basically क्या क्या safeguard provide किए जाएंगे? Seized goods or documents should not be retained beyond the period necessary for their examination. जो period है उससे ज़्यादा आप seized goods को retain नहीं कर सकते हो. Photocopies of document can be taken by the person from whose custody documents are seized. Photocopies of document तो आप ले सकते हो, can be taken by the person from whose custody documents are seized. For seized goods, if a notice is not issued within the, अगर seized goods के लिए आपको कोई notice नहीं आता है within the 6 month के अंदर आपको कोई नोटिस नहीं आता है ऑफ इट सीजर, गुड शैल बी रिटर्न टू द पर्सन फ्रॉम हुज पोजीशन इट वाज सीज्ड. तो आप क्या करो, बेसिकली रिटर्न कर दो उसको. आपसे नोटिस नहीं दिया जा रहा है तो आप रिटर्न कर दो. दिस पीरियड ऑफ 6 मंथ कैन बी एक्सटेंडेड. हाउएवर ये जो पीरियड है वो एक्सटेंड किया जा सकता है ऑन जस्टिफाइड ग्राउंड अप टू अ फर्दर मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ के लिए फर्दर से एक्सटेंड किया जा सकता है. Certain specified category of goods such as perishable hazardous goods can be disposed of immediately after season. For instance, newspaper and periodicals, menthol, camphor, saffron, petroleum products, red sander sales, batteries and rechargeable batteries, refills for ballpoint pens, and inventory of such goods, if seized, shall be made by the seizing officer. The provision of Code of Criminal Procedure 1973 relating to search and seizure shall apply. However, one important modification is in relation to subsection 5 of section 165 Code of Criminal Procedure. Instead of sending copies of any record made in course of search to the nearest magistrate empowered to take cognizance of the offence, it has to be sent to the Principal Commissioner, Commissioner of CGST. Inspection of goods in a movement, that is section number 68. Inspection can be carried out of a conveyance carrying a consignment of value exceeding the specified limit. The person in charge of a conveyance has to produce prescribed document devices for verification and allow inspection.
E-way bill has been prescribed for the said purpose. The same has already been discussed in detail in chapter number 10, Accounts and Record. E-way bill inspection during transit can be carried out even without authorization of Joint Commissioner. Then comes, that is section number 69, that is the power to arrest. सेक्शन नंबर 68 तो बहुत ही ज्यादा छोटा था, इंस्पेक्शन ऑफ गुड्स एंड मूवमेंट. आपको क्या करना है, इंस्पेक्शन करना है जो भी गुड्स है मूवमेंट में. इंस्पेक्शन कैन ऑल्सो बी कैरिड आउट of a convenience carrying out a consignment of value exceeding the specified limit. The person in charge of a convenience has to produce prescribed document devices for verification and allow inspection. E-way bill has been prescribed for the said purpose. The same has already been discussed in detail. Accounts and all. Power to arrest, that is section number 69. The term arrest has not been defined in the GST law. However, as per judicial pronouncement, it denotes the taking into custody of a person under some lawful commands or authority. In other words, a person is said to be arrested when he is taken and restrained of his liberty by power or color or a lawful warrant. Arrest can be carried out only where the person is accused of offence specified for this purpose and the tax amount involved in a more than a specified limit. Further, the arrest under GST authorization from the Commissioner. Whenever the Commissioner has reason to believe that any person has committed any specified offence, he can authorize any officer subordinate to him to arrest such a person. Various offences committed in connection with evasion of tax are also punishable with imprisonment. For some offences liable to more number of years of imprisonment, the offender has to be prosecuted before appropriate court. The nature of offence which are thus punishable with imprisonment are prescribed in section 132. Authorization of arrest by the proper officer. The Commissioner can authorize an officer to arrest a person if he has reason to believe that the person has committed an offence attracting a punishment prescribed under section 132 or section 132(2). The detailed provision relating to section 132 have been discussed in detail in chapter 21, that is offences and penalty and ethical aspect under GST. This essentiality means that a person can be arrested only where the tax evasion is more than, जब tax evasion more than 2 करोड़ होता है, जब tax evasion आपका किससे ज्यादा होता है, when it is more than 2 crore. However, the monetary limit shall not be applicable if the offences are committed again, even after being convicted earlier. In repeat offender of the specified offences can be arrested irrespective of the tax amount involved in the case. बार बार repetition हो रहा है offences का, तो आपको जो है फिर 2 करोड़ नहीं देखा जाएगा, डायरेक्टली अरेस्ट भी किया जा सकता है. Safeguard for a person who is placed under arrest. तो what are the safeguards for a person? Safeguards बहुत सारे दिए हैं, safeguards से क्वेश्चन आ सकता है. There are certain safeguards provided under section 69 for a person who is placed under arrest. These are, if a person is arrested for a cognizable offence, he must be informed in a writing on the grounds of arrest and he must be produced before a magistrate within 24 hours of arrest. उसे आ जाना है. If a person is arrested for a non-cognizable offence, but अगर किसी person को जो है अरेस्ट किया है किसी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए, अनबेलेबल ऑफेंस, अगर कॉग्निजेबल है तो मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत होना होगा विद इन 24 आवर्स. बट अगर पर्सन को अरेस्ट किया है फॉर नॉन कॉग्निजेबल और अनबेलेबल ऑफेंस, द डिप्टी एंड असिस्टेंट कमिश्नर कैन रिलीज हिम on a bail and he will be subject to the same provision of as an officer in charge of police station under section 436 of a code of criminal procedure 1973. All arrest must be in accordance with the provision of code of criminal procedures. किसकी अकॉर्डेंस में होना चाहिए? In accordance with the code of criminal procedures के अकॉर्डेंस में होना चाहिए. Section 132 of the Act also prescribes which type of offences are cognizable and non-bailable and which type of offences are non-cognizable and bailable. Meaning of what will be the meaning of cognizable offence? Generally, cognizable offence means serious category of offence in respect of which a police officer has authority to make an arrest विदाउट अ वारंट. तो क्या होता है कि बेसिकली जो कॉग्निजेबल ऑफेंस है मीन्स जहाँ पे सीरियस कैटेगरी के ऑफेंस, कॉग्निजेबल आर लाइक दी सीरियस ऑफ कैटेगरी ऑफ ऑफेंसेस इन रिस्पेक्ट ऑफ विच पुलिस ऑफिसर के पास ऑथोरिटी होती है कि वो अरेस्ट करेगा बिना वारंट के, आपको अरेस्ट करने वो आ जाएगा. एंड टू स्टार्ट एन इन्वेस्टिगेशन विद और विदाउट द परमिशन ऑफ कोर्ट, बिना कोर्ट की परमिशन से वो आपके ऊपर जो है इन्वेस्टिगेशन करने आ जाएगा. मीनिंग ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस हो गया. मीनिंग ऑफ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस मीन्स रिलेटिवली लेस सीरियस. दीज आर रिलेटिवली लेस सीरियस होते हैं
which are less serious, that is a non-cognizable offense, in respect of which a police officer does not have the authority to make arrest without a warrant and investigation cannot be initiated without a court order. Cognizable and non-cognizable offenses under the CGST Act. Section 132 provides that offenses relating to taxable goods service where the amount of tax evaded or the amount of input tax wrongly availed or the amount of refund wrongly taken exceeds 5 crore shall be cognizable and non-bailable. In such a case, the bail can be considered by judicial magistrate only. Other offences under the Act are non-cognizable and bailable, and all arrested persons shall be released on a bail on a deputy and assistant commissioner. Precaution taken during arrest. The provision of the Code of Criminal Procedure, that is 1973, relating to arrest and the procedure thereof must be adhered to in all the situations that amounting to arrest. It is therefore necessary that all the field officer of CGST be fully familiar with the provision of Code of Criminal Procedure, that is Section 1973. One important provision which is to be taken note of in Section 57 of this 1973, which provided a person arrested without warrant shall not be detained for a period longer than under the circumstance of a case is reasonable, but this shall not exceed 24 hours. Excluding the journey time from a place of arrest of the magistrate court. Within this period as provided under Section 56, the person making the arrest shall send the person so arrested without warrant before a magistrate having jurisdiction in this case. Then, what will be the guidelines for arrest? The decision to arrest needs to be taken on a case-to-case basis, considering various factors such as nature and gravity of offense, quantum of duty evaded, credit wrongfully availed, nature and quality of evidence, possibility of evidence being tampered with or witness being influenced, cooperation with the investigation. The power to arrest has to be exercised after careful consideration of the fact of the case, which may include to ensure proper investigation of the offense, to prevent such a person from absconding. Masterminds or key operators affecting proxy, benami, import, export in the name of dummy or non-existence person, IEC. Masterminds or key operator affecting proxy, benami, import, export in the name of dummy or non-existence person, where the intent to evade duty is evident, an element of man's this guilty mind is palpable. Prevention of the possibility of tampering with evidence, intimidating or influencing witness, and large amount of evasion of tax. Power to summon persons to give evidence and produce document section, that is section number 17. During the course of any inquiry under this act, the proper officer may summon any person to appear before him and give evidence and produce documents. The person to whom such a summon has been issued is duty bound to appear before the officer and bound to tender evidence, give a statement or not. He is also bound to produce all documents which were required to be furnished. Asking for evidence or requiring to produce a document does not permit calling for entire set of books of account. It is important to call for specific evidence and document. Recording a statement or not is not the conclusion of investigation, but to further the investigation that the evidence or document obtained in the summon proceeding will help in supporting charges against a person. Statement made in summon proceeding are inherently unreliable for the reason that the person may be anxious due to the nature of the proceeding. Such a statement are also not free from doubt due to any inimical relation between the person recording the statement and the person or entity charged with offense. It is also important to note that a person who has made a statement may modify or even withdraw the statement made. However, such a modification and withdrawal cannot be done with an inordinate delay. Reliability of a statement is discussed in section 136, where 5 circumstances are stated wherein the statement may be accepted by a court as reliable. Section 136 has been discussed in detail in chapter number 21, Offences in Penalty and Ethical Aspect under GST. In all other circumstances, the court will administer oath again and record evidence. Document not otherwise available may be summoned and collected, such as contract and other documents. Annual accounts which are anyway available on MCA website should not be called for in a summon proceedings. Now, what will be the responsibility of the person so summoned? A person who is issued summon is legally bound to attend either in person or by authorized representative, and he is bound to state the truth before the officer who has issued the summon upon any subject which is the subject matter of examination, and to produce such a document and other thing as may be required.
What will be the consequences of non-appearance to someone? आपको समन आया and आप नहीं गए तो फिर क्या होगा? The proceeding before the official who has issued someone is deemed to be judicial proceeding. If a person does not appear on the date when summoned without any reasonable justification, he can be prosecuted under section 174 of the Indian Penal Code. If he abscond to void service of summons, he can be prosecuted under section 172 of the IPC. अगर आप नहीं गए और मतलब तो आप पे ये प्रोविजन पैनल जो आईपीसी का प्रोविजन है इंडियन पैनल कोड का वो लग जाएगा. And in case he does not produce the document or electronic records required to be produced, he can be prosecuted under section 175 of the IPC. In case he gives false evidence, he can be prosecuted under section 193 of the IPC. In addition, if a person does not appear before the CGST SGST officer who has issued the summon, he is liable to a penalty up to 25,000 की penalty उस पे लग सकती है. Who has issued the summon, he is liable to a penalty up to 25,000. What will be the guidelines for issuance of summon? कब आप summon बुला सकते हो? The Central Board of Indirect Tax and Customs (CBIC) in the Department of Revenue, Ministry of Finance has issued guidelines from time to time to ensure that summon provisions are not misused in the field. Some of the important highlights of this guideline are given below. Summon are to be issued as a last resort where SSA are not cooperating, and this section should not be used for summoning the top management. The language of the summon should not be harsh and legally worded in such a manner which causes unnecessary mental stress and embarrassment to the receiver. Summon by superintendent should be issued after obtaining prior written permission from an officer not below the rank of ACE, with the reason for issuance of summon to be recorded in writing. Where for operational reasons it is not possible to obtain such a prior written permission, oral telephonic permission from such officer must be obtained, and the same should be reduced to writing and intimated to the officer according to such a permission at the earliest opportunity. In all cases where summon is issued, the officer issuing summon should submit a report or should record a brief of the proceeding in a case file and submit the same to the officer who has authorized the issuance of summon. Senior management officials such as CEO, CFO, general manager, or a large companies of a public sector undertaking should not generally be issued summons at the first instance. They should be summoned only when there are indication in the investigation of their involvement in the decision-making process which has to lead the loss of revenue. Precaution which is to be observed while issuing summons. तो कौन से precautions है जो कि observe करने पड़ेंगे while issuing summons? The following precautions should generally be observed when summoning a person. A summon should not be issued for appearance where it is not justified. The power to summon can be exercised only when there is inquiry being undertaken and the attendance of a person is considered necessary. Normally, summons should not be issued repeatedly. As far as practicable, the statement of accused or witness should be recorded in a minimum number of appearances. The time of appearance given in the summons should be respected, and no person should be made to wait for long hours before his statement is recorded, except when it has been decided very consciously as a matter of strategy. Preferably, statement should be recorded during office hours. However, an exception could be made regarding the time and a place of recording statement, having regard to the fact in the case. Access to the business premises, that is section number 71. An officer duly authorized by the Joint Commissioner or an officer who are higher in a rank can have access to any business premises which may be required for the purpose of carrying out any audit, scrutiny, verification and check as necessary to safeguard the interest of revenue. During such access, the officer can inspect the books of account, document, computer program, computer software, and such other things as may be required. It is the duty of a person in charge of such a premises to furnish the required document within 15 working days from the day when the such demand is made. Similarly, the person in charge of a business premises are also duty bound to furnish such a document to the audit party, deputed by the proper officer or the chartered accountant and the cost accountant who has been deputed by the commissioner to carry out a special audit under section 66. The following records are covered by this provision and to be produced if called for. The records are prepared and maintained by the registered person and declared to the proper officer in the prescribed manner. Trial balance क्या है or its equivalent, statement of annual financial accounts duly audited, cost audit report if any, the income tax audit report if any, and any other relevant record. The power under section 71 may be contrasted with the power under section 67
Inspect premises. It may be noted that circumstances when each of this section are applicable are not similar. Section 71 is more general in its scope and extent, which predominantly gives access to the place of business of a registered person to inspect the books of account documents, etc., for carrying out audit, scrutiny, verification, and check, whereas Section 67 is applicable. In specific instance, should applies to specific person places where the government has a reason to believe that there is intent to evade the taxes. Then moving, that is section number 72. Officer to assess proper officer, section number 72. अंडर ये क्वेश्चन पहले आया हुआ है मेन 24 वाले टाइम के एग्जामिनेशन में. ऑफिसर टू असिस्ट प्रॉपर ऑफिसर सेक्शन 72. अंडर सेक्शन 72 the following officers have empowered and are required to assist CGST officer in execution of CGST Act. The categories specified, that is the police, the railways, the custom, the officer of CGST, UT, CGST, the central government engage in collection of GST, officer of state, UT, government, central government engage in collection of land revenue, all village officer, any other class of officer as may be notified by the central, state and government. So finally we are here to let us recapitulate, क्योंकि हमने exactly तो सेक्शन नंबर 67 से लेके 72 पढ़ा है, बट बीच में बहुत सारे ऐसे पॉइंट थे जो हमें लग रहा है कि हमें आ नहीं रही, बट ऐसा नहीं होगा, हम बार बार रिविजन करेंगे तो फाइनली हमें सिर्फ 2-4 सेक्शन ही था 67 से 72 में क्या है, कुछ गाइडलाइंस है, कुछ सेफगार्ड्स है, और बेसिकली समझ में क्या होता है, सर्च में क्या होता है, इंस्पेक्शन में क्या होता है, अरेस्ट में क्या होता है, कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या है, विच आर मोर सीरियस, दैट इज अ कॉग्निजेबल. तो कुछ तो हमें अंडरस्टैंडिंग बनती है जैसे जैसे हम प्रोसीड करते हैं. तो इसको मैं थोड़ा सा so that we may connect the things more precisely. So in this one we are basically doing the revision. Already 51 minutes I have taken, and but हमें जो learn करना है वो सारा अभी बाकी है. So let us recapitulate the thing. Summary of provisions relating to inspections. Caesar, इसमें कौन कौन से सेक्शन आएंगे, सेक्शन नंबर 67 से 72. प्रॉपर ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ जॉइंट कमिश्नर. प्रॉपर ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ, वो क्या कर सकता है, वो हमने पढ़ा था कि वो रिटन में ऑथराइजेशन ले सकता है अगर उसे लगता है प्रॉपर ऑफिसर, हम क्या बोलते हैं, प्रॉपर ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ जॉइंट कमिश्नर, power to summon any person whose attendance is necessary to give evidence or to produce document in and any inquiry. सेक्शन कौन सा है वो भी विजिबल नहीं हो रहा है, दैट इज सेक्शन नंबर 70. तो हमने will record in writing the reason to believe that the taxable person ने क्या कर रहा है, छुपाने की कोशिश की है, सप्रेस करने की कोशिश की है किसी भी ट्रांजैक्शन को relating to goods, service or both. Taxable person has claimed the ITC in excess of his entitlement. पहले तो उसने goods किसी ट्रांजैक्शन की goods सर्विस को छुपाने की कोशिश की है, ITC जो है जितना उसका बनता था उससे ज्यादा लेने की कोशिश की है, जो goods गोडाउन में रखे थे उसको मतलब छुपाने की, सप्रेस करने की कोशिश की है. टैक्सेबल पर्सन हैज कॉन्ट्रावीन, कोई भी प्रोविजन कॉन्ट्रावीन किया है. एनी पर्सन हैज जो कैप्ट गुड्स और बुक्स ऑफ अकाउंट टू कॉज एवेशन ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्सेस, मतलब उसने अपने गुड्स और बुक्स ऑफ अकाउंट को ऐसी जगह छुपाने की कोशिश की है ताकि वो इवेट कर पाए पेमेंट ऑफ टैक्स का. इवेजन ऑफ टैक्स बाय द पर्सन एंगेज इन द पर्सन ट्रांसपोर्टिंग ऑफ गुड्स, वेयर हाउस और गोडाउन. गुड्स, डॉक्यूमेंट और थिंग्स एक्सेट्रा आर सील्ड एंड यूजफुल टू एनी प्रोसीडिंग्स. उसके बाद आ जाता है हमारा इंस्पेक्शन ऑफ प्लेसेस ऑफ टैक्सेबल एज वेल एज एनी पर्सन, दैट इज सेक्शन नंबर 67. Business premises of registered person, that is section number 71. Carrying out any audit, scrutiny, verification and check to safeguard interest of revenue. On making demand authorized by proper officer within 15 working days of demand or any further period allow है. Liability है to produce the document by person in charge. Goods in a moment, that is section number 68. Person in charge must carry document of convenience with him or intercepted by the proper officer. Practical, relied upon और issue of office. बहुत ज्यादा कैसे दे रखा है इसको, inspection of places of taxable as well as any person 67. सेक्शन नंबर 67 बोलता है कि
हम इंस्पेक्शन कर सकते हैं प्लेसेस ऑफ टैक्सेबल एज वेल एज एनी पर्सन 67, business premises of registered person 71, carrying out any audit, scrutiny, verification, check, safeguard interest of revenue on making demand authorized by proper officer within 15 working days of demand or any further period, allow liability to produce a document by person in charge, goods in a movement, person in charge must carry document or convenience with him or intercept by the proper officer. Practicable relied upon for issue of notice retained by such officer for any inquiry or proceeding under this act. Manner to release confiscated goods, document provisional basis, execution of bond, furnishing of security, payment of applicable tax, interest and penalty. Not relied upon section 67(3) written within 30 days of issue of notice. Actual discharge when no notice issue 67 this within 6 months of seizure of goods. Not practicable service and order on the owner or the custodian of the goods by proper officer. No remove or deal with the goods except the previous permission of the officer. ये सारा है बट बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है. हम क्वेश्चन को रीड करते हैं. Explain the situation in which access to business premises is allowed under section 71. कब कब आप business premises को access कर सकते हो. Also list the record which are to be produced during access to business premise. तो कब आप business premise को access करते हैं. List the record which are to be produced during the business hours. इसका हमें आंसर करना है. The access to any place of business of a registered person is allowed to the अलाउ है प्रॉपर ऑफिसर को. किसको अलाउ है. प्रॉपर ऑफिसर को. कब अलाउ है. जब वो रिटर्न में ऑथराइजेशन लेके आ जाता है रैंक ऑफ द जेसी या उससे अबाउ की पोजीशन वाले ऑफिसर से. जब वो एक रिटर्न में रिटर्न ऑथराइजेशन लेके आ जाता है. यहाँ पे पूरा नहीं लिखा है. बाय एन ऑफिसर. कौन सा ऑफिसर. बाय एन ऑफिसर ऑफ द रैंक जिसकी रैंक क्या होगी. जेसी. जिसकी रैंक होगी जेसी, जॉइंट कमिश्नर और या फिर उससे हायर की जो उसकी रैंक होती है फॉर द पर्पस ऑफ कैरिंग आउट ऑडिट जिसमें वो ऑडिट करेगा, स्क्रूटिनी करेगा, वेरिफिकेशन करेगा, चेक करेगा एज मे बी नेसेसरी टू of revenue. During such access, the officer can inspect the books of account, documents, computer program, computer software. वो access कर सकता है computer का, computer program, computer software and such other things as may be required. It is the duty of the person in charge of such a premises to furnish the required document. उसे furnish करना होगा within 15 working days. कहाँ से कहाँ तक. 15 working days from the day when such a demand is made. Similarly, the person in charge of the business premises are also duty bound to furnish such a document to the audit party deputed by the proper officer of the chartered accountant, cost accountant, who has been deputed by the commissioner to carry out the special audit. The following records are covered by this provision and to be produced if called for. अब कौन से की जो रिकॉर्ड्स है, रिकॉर्ड्स प्रिपेयर एंड मेंटेन बाय द रजिस्टर्ड पर्सन एंड डिक्लेयर्ड टू द प्रॉपर ऑफिसर इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर. The following records are covered by this provision. कौन से record covered है by this provision that are to be produced if called. That are to be produced if called. What are the following records that are covered by the provision that is to be recorded? The record prepared and maintained by the registered person. जो भी record prepare किए गए हैं, maintain किए गए हैं registered person के द्वारा और declare किए गए to the proper officer in the prescribed manner. ट्रायल बैलेंस और इट्स इक्विवेलेंट क्या है. स्टेटमेंट ऑफ एनुअल फाइनेंशियल अकाउंट्स ड्यूली ऑडिटेड क्या है. कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट क्या है इफ एनी. द इनकम टैक्स ऑडिट रिपोर्ट इफ एनी एंड एनी अदर रेलेवेंट रिकॉर्ड. तो ये सारी चीजें हैं. कब कब कैसे कैसे एक्सेस कर सकता है, किसके पीओ एक्सेस कर सकता है. जॉइंट कमिश्नर या उससे अबव रैंक में. इट इज द ड्यूटी ऑफ द पर्सन इन चार्ज ऑफ सच अ प्रीमाइसेस टू फर्निश द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स. उसे फर्निश कर. इट इज द ड्यूटी ऑफ द पर्सन इन चार्ज ऑफ सच अ प्रीमाइसेस. जो प्रीमाइसेस का ऑनर है, जो मकान का मालिक है, टू फर्निश द रिक्वायर्ड, उसे देने होंगे डॉक्यूमेंट विद इन 15 days
15 वर्किंग डेज फ्रॉम द डे व्हेन सच अ डिमांड इज, जब उससे डॉक्यूमेंट मांगे उससे 15 दिन में उसे अवेलेबल कराने हैं. Similarly, the person in charge of a business are also duty bound to furnish such a document to the audit party deputed by the PO of the chartered or the cost accountant, and the following records computer ये सारे आते हैं. And उसके बाद records prepare and maintain by the register, जो भी records prepare किए हैं उसने maintain किए, register person declare to the, उसे PO को बताने होंगे prescribed manner में. Trial balance और equivalence statement of annual financial accounts जो ड्यूली ऑडिटेड है वो उसे बतानी होगी. कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट बतानी होगी. इनकम टैक्स ऑडिट रिपोर्ट उसे बतानी होगी. और जो भी दूसरे रेलेवेंट रिकॉर्ड्स है वो सारे बताने होंगे. एक्सप्लेन द सेफगार्ड प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 69 टू अ पर्सन हु इज प्लेस्ड अंडर अरेस्ट. कौन से ऐसे सेफगार्ड है सेक्शन नंबर 69 वाले? कौन से ऐसे सेफगार्ड्स हैं? कौन से ऐसे सेफगार्ड्स हैं अंडर सेक्शन 69 वाले? हम क्या बोलते हैं, कौन से ऐसे सेफगार्ड्स हैं अंडर सेक्शन 69 वाले? कौन से ऐसे सेफगार्ड्स है जो कि प्रोवाइड किए जाएंगे अंडर सेक्शन 69 टू अ पर्सन हु इज प्लेस्ड अंडर अरेस्ट? जिसे प्लेस किया जाएगा. कौन से ऐसे सेफगार्ड्स प्रोवाइड किए जाएंगे अंडर सेक्शन 69 टू अ पर्सन हु इज प्लेस्ड, जिसे मतलब अरेस्ट, हु इज प्लेस्ड अंडर अरेस्ट? तो यहाँ पे है सेक्शन नंबर 69. सबसे पहले तो हम कौन सा सेक्शन डिस्कस कर रहे हैं? सेक्शन नंबर 69. हमें याद होना चाहिए कि ये सारी चीजें 69 में है, ये सारी चीजें 71 में है, जिसमें भी मतलब जो भी जिसमें भी आएगा. अब हम बात करें 69 वाला प्रोविजन. सेक्शन 69 प्रोवाइड फॉलोइंग सेफगार्ड्स टू पर्सन हु इज प्लेस्ड अंडर अरेस्ट. तो जो पर्सन मतलब जिसे अरेस्ट मिल रहा है उसके पास ये सेफगार्ड्स है. इफ अ पर्सन इज अरेस्टेड फॉर अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, अगर आपको बहुत ही सीवियरली मतलब सीरियस मैटर में आपको अरेस्ट हुआ है तो ये मस्ट बी इन्फॉर्म ऑफ द ग्राउंड ऑफ अरेस्ट एंड बी प्रोड्यूस बिफोर अ मजिस्ट्रेट. उसे मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाएगा 24 घंटे पहले. इफ अ पर्सन इज अरेस्टेड, पर अगर उसे नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की वजह से अरेस्ट किया जा रहा है, अगर उसे नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की वजह से अरेस्ट किया जा रहा है, ही शैल बी एडमिटेड टू बेल और इन डिफॉल्ट, उसे बेल भी मिल सकती है, और इन डिफॉल्ट ऑफ बेल फॉरवर्डेड टू द कस्टडी ऑफ मजिस्ट्रेट. और अगर बेल मिलने में डिफॉल्ट हो जाता है, हम देखते हैं ना कि बेल मिलके कोई बेल छुड़ा के ले गया क्योंकि वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होती है, अगर बेल मिल जाती है तो आपको फॉरवर्ड किया जाएगा. अगर डिफॉल्ट ऑफ बेल हो जाती है तो फॉरवर्ड किया जाएगा टू द कस्टडी ऑफ मजिस्ट्रेट. ऑल अरेस्ट मस्ट बी इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर. जो हमारा कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 है, कौन सा है पता नहीं, आया तो था, हमने पढ़ा भी था, हमें थोड़ा रिकैप करना पड़ेगा. जो हमारा कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है उसके अकॉर्डेंस में होना चाहिए. तो सेक्शन 69 में तो इतनी सी ही बात है कि कॉग्निजेबल होगा तो मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाना चाहिए बिफोर 24 आवर्स, प्रोड्यूस बिफोर अ मजिस्ट्रेट. और अगर नॉन कॉग्निजेबल है तो बेल हो सकती है, अगर बेल में डिफॉल्ट हो गया तो फॉरवर्ड टू द कस्टडी ऑफ मजिस्ट्रेट. और ये जो जितनी भी ये प्रोविजन है इज इन कंप्लायंस होना चाहिए कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर्स relating to arrest in terms of section 69(3). ओके, हमें यहाँ तक तो समझ आ गया है. Who can order for carrying out inspection and under what circumstances? Who can order for carrying out, कौन करेगा inspection and under किस circumstances में करेगा? Who can order तो section 67 क्या बोलता है? Section 67 बोलता है an inspection can be carried out by an officer of CGST. Inspection कौन करेगा? CGST या SGST only upon a written authorization. जब तक written authorization नहीं मिल जाता आपको जो JC है या उससे अबाव की रैंक वाले ऑफिसर से, तब तक आप वैसे भी कोई इंस्पेक्शन तो कर नहीं सकते हो. ये चीज तो हमें पता है. A joint commissioner or officer higher in the rank can give such authorization only if has a reason to believe that the person concerned has done the following to evade the tax. अगर आपने सप्रेस किया है कोई भी सप्लाई, ट्रांजैक्शन ऑफ सप्लाई, या फिर आपने सप्रेस किया है कोई भी स्टॉक ऑफ गुड्स इन हैंड, अगर आपने क्या किया है, अगर आपने सप्रेस किया कोई ट्रांजैक्शन ऑफ सप्लाई, सप्रेस किया है कोई स्टॉक ऑफ गुड्स इन हैंड, या फिर आपने क्लेम किया है एक्सेस आईटीसी को, आपने क्लेम कर दिया एक्सेस आईटीसी को, या फिर आपने कोई भी प्रोविजन को कॉन्ट्रावीन किया है, अगर आपने कोई भी प्रोविजन को कॉन्ट्रावीन किया है, या आप ट्रांसपोर्टर या ओनर हो, ऑपरेटर हो वेयर हाउस गोडाउन का
or any other place that has kept goods which have escaped payment of tax or has kept his account or goods in a manner that is likely to cause evasion of taxes. अब आ जाता है हमारा then come moving further, that is fourth वाला. Who can order for search and seizure under the provision of CGST? कौन order कर सकता है search and seizure? फिर से वही बात. An officer of a rank of joint commissioner above कौन authorize कर सकता है? written authorization कौन कर सकता है? An officer of a joint commissioner or above can authorize an officer in writing to carry out search and seize goods, documents, books or things. Such authorization can be given only where the joint commissioner or officer above has reason to believe that any goods liable to confiscation and document, books or things relevant for proceeding are hidden in place. The Joint Commissioner and officer of his rank empowered to authorize any officer to carry out search seizure can himself also carry out search seize such goods, documents, books or things. उसके बाद आता है हमारा then come that is the inspection हो गया. Who can order for search seizure? ये हो गया है. Describe the powers that can be exercised by an officer during a valid search. Describe कौन सी power दी गई है? Describe the powers that can be exercised by an officer during a valid search में ऑफिसर को क्या पावर दी गई है? फिफ्थ वाला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? An officer carrying out search has a power to search for seized goods which are liable to confiscation, document, books, things relevant for any proceeding under the CGST Act from the premises search. During the search, the officer has a power to break open the doors of premises authorized to be searched if access to the same is denied. Similarly, while carrying out search within the premises, he can break open any almirah boxes if access to such almirah or box is denied in which such any goods, account, register, or document are suspected to be concealed. He can also seal the premises if access to it denied in case where it is not practicable to seize any such goods. The officer can issue the order restricting the owner of the goods to not to remove, part, deal with the goods except with his prior permission. The officer can also dispose of the goods seized which are specified by the government in a notification having regard to the nature of such goods. Then आता है हमारा the sixth one. Discuss the responsibility of the person. हम क्या बोलते हैं? What we need to do, that is discuss the responsibility of a person to whom summon has been issued. A person who is issued summon is legally bound to attend either in person or by an authorized representative and is bound to state the truth before the officer who has issued the summon upon any matter which is subject to the matter of examination and to produce such a document and things as may be required. State the circumstances when the PO can authorize arrest of any person under the CGST का PO arrest का बोल सकता है. ऐसा कब होगा? The commissioner can authorize an officer to arrest a person if has a reason to believe that a person has committed an offense attracting a punishment under section 132(1), under section 132(2), and the tax evaded, ITC, credit wrongly avail and utilize or refund wrongly taken exceed कर रहा है 2 crore को. This essentially means that a person can be arrested only where the tax evasion is more than 2 crore. And the offences specify offences, namely making supply without any invoice, issue of invoice without any supply, amount collected as tax but not paid to the government beyond a period of 3 months, and taking ITC without receiving goods and service. However, the money limits shall not be applicable if the offences are committed again even after being convicted earlier. That is, a repeat offender of the specified offences can be arrested irrespective of the tax amount involved in the case. तो यहाँ से हमें थोड़ी अंडरस्टैंडिंग हुई है for this chapter. Rest we will try to recap at our own level. All right.